आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 2 के यानी गॉस के प्रमेय की अनुप्रयोग खत्म करने के बाद गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति यानी कूलाम के नियम की हम गणना करेंगे। किसकी सहायता से? तो गॉस के प्रमेय की सहायता से। ये जो व्यंजक हम प्राप्त करेंगे उसका एक और नाम है, उसको हम बोल सकते हैं बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसे हम बोल सकते हैं, जो अभी हम व्यंजक निकालेंगे। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति के लिए हमें एक चित्र बनाना होता है। चित्र यानी कि सबसे पहले तो एक बिंदुवत आवेश, एक बिंदु पर आवेश लिया गया है। कहा गया कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है जो निर्वात या वायु में स्थित है, और इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। पिछले कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा उस बिंदु पर हमें एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना होता है। बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो बिंदु P पर हम एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर भी हमने बिंदु P पर एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है, और इसकी सहायता से हम कूलाम नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो देखिए चित्र के बारे में जो भी आप अभी सुने उसी बात को यहाँ चित्र में लिखा गया है। क्या लिखे कि मान लिया प्लस Q आवेश निर्वात या वायु में बिंदु O पर स्थित है। प्लस Q जो आवेश है वो निर्वात या वायु में बिंदु O पर स्थित है। इसके कारण बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक निकालना है। अब क्या करना है कि बिंदु P पर एक गॉसीय पृष्ठ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि बिंदु P पर एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके अल्पांश यानी ये थोड़ा सा भाग जो आपको दिख रहा है, अल्पांश dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर सूत्र होता है E इंटू dA। तो d फाई बराबर हो जाएगा E इंटू dA cos थीटा, E इंटू dA cos थीटा। अब कहेंगे कि चूंकि E तथा वेक्टर dA एक ही दिशा में है, E तथा dA एक ही दिशा में है, अतः थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री। तो d फाई बराबर A इंटू dA, d फाई बराबर E इंटू dA। अब ये जो था d फाई यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान निकला है वो अल्प क्षेत्रफल के लिए था। अब हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण के लिए समाकलन करना होता है। समाकलन d फाई इज इक्वल टू समाकलन E इंटू डी।
समाकलन E इंटू डी। तो डी फाई बराबर E इंटू डी ए। डी फाई का समाकलन फाई हो गया, E के जगह पर हम E लिखेंगे और समाकलन डी ए मतलब क्षेत्रफल। यहाँ ए क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे कि गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से क्या? फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो LHS बराबर है RHS को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, एक में है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और 2 में है Q बटा में एप्सिलॉन 0। इस सबको नीचे करेंगे। E बराबर 1 बटा में ये हो जाएगा Q बटा में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। अब इसे सीधा लिखते हैं, सीधा इस तरह से E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ, और Q बटा में आर स्क्वायर एक साथ। ये तो निकला अभी तीव्रता का व्यंजक। ये किसका व्यंजक हुआ? तीव्रता का व्यंजक हुआ। और हमें ज्ञात करना है क्या? गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है, कूलाम नियम को प्राप्त करना है। तो कूलाम नियम को प्राप्त करने के लिए आप देख रहे होंगे कि बिंदु P पर एक आवेश Q0 रखा गया है, और यहां पर कहना पड़ेगा कि यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया हो तो उस स्थिति में क्या होगा? इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो लिखेंगे हम कि यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो उस पर लगने वाला विद्युत बल, देखिए कह रहा है कि कूलाम के नियम से, ये गॉस के प्रमेय की सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, और हमारा ये समीकरण बोल रहा है, ये टॉपिक कह रहा है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम निकालना है। और हमने मान लिया है कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो जब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है तो हमें देखना होगा कि विद्युत बल के लिए सूत्र क्या होता है। विद्युत बल के लिए सूत्र होता है F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो वह कूलाम का नियम है ही, उसको हमें नहीं लिखना है, हमें ऐसा सूत्र लिखना है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाए। तो लिखना पड़ेगा हमें F बराबर E इंटू Q0, F बराबर E इंटू Q0। यहाँ Q0 परीक्षण आवेश है, इसलिए हमने Q0 ही लिखा है। और समीकरण यहां से इसको अगर हम समीकरण 2 मान ले तो समीकरण 2 का मान यहां ला करके हम रख सकते हैं। कहां पर? E के जगह पर। तो F बराबर हो जाएगा E के जगह पर लिखेंगे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहां देखिए क्यू जीरो भी है तो इसको भी हम लिख देंगे यहां क्यू जीरो। ये 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, ई का मान हो गया और क्यू जीरो का मान यहाँ क्यू जीरो नोट कर दिया गया। कहां से हुआ है तो समीकरण 2 से आया है। कहां से? समीकरण 2 से। इस तरह से हम कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर लेते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम है एक बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ Q1 का काम Q कर रहा है और Q2 का काम Q0 कर रहा है। तो ये कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति हो गया। किसकी सहायता से? तो गॉस के प्रमेय की सहायता से। इसके बाद है एक अगला पॉइंट है आपका कि समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेश की दो समतल चादरों के बीच तथा बाहर। ये गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम समाप्त हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते रहेंगे। एक अन्य टॉपिक है उसको हम यहां लिखते हैं, समान पृष्ठ घनत्व के समान पृष्ठ घनत्व समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेश की दो समतल चादरों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा टॉपिक है। समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेश के दो समतल चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 में जो हम पढ़े हैं उसी पैटर्न पर यह आधारित है, लेकिन कुछ अलग है। इसका कहना यह है कि समान पृष्ठ घनत्व के दो चादर है, दो समतल चादर है। चादर का हम चित्र आपको दिखा रहे हैं। समान देखिए चादर का ये चित्र हो जाएगा। और कुछ दूरी पर एक और चित्र हो गया। इसमें प्लस सिग्मा आवेश है और इस पर माइनस सिग्मा आवेश है। समान पृष्ठ घनत्व है, एक तरफ धनावेश है और दूसरे प्लेट में दूसरे चादर में जो है ऋण आवेश है। टॉपिक कह रहा है कि समान पृष्ठ के धन और ऋण आवेश की दो समतल चादर है। इन चादरों के बीच में और फिर बाहर इधर भी हो सकता है और बाहर इधर भी हो सकता है। तो तीनों पॉइंट हम नोट करेंगे। पहले बीच में, तो बीच में के लिए हमारे पास बिंदु होगा ये, इसको हम मान लेते हैं P1 मान लीजिए, P1 मान लीजिए या P मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो इसको हम P1 मानते हैं तो इसको P2 बोलेंगे और इसको हम बोल सकते हैं P3। अब जानना यह है कि जब धन है इधर ऋण है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसको अब हम बोलेंगे E1 बोलेंगे। E1 यहां पर क्या होगा, E यहां इस बिंदु पर
दोनों चादरों के बाहर इस साइड में जो तीव्रता निकलेगा उस तीव्रता का नाम हम देंगे E2। E2 क्या होगा? और दोनों चादरों के इस साइड में बाहर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता E3 क्या होगा? E3 का भी मान हमें निकालना है। जैसा कि पहले लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशाएं होती है, आपको बताया गया है कि धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी कंडीशन पर यह लागू होगा। फिर से आप सुनेंगे, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होता है। यहां से जो तीव्रता चलेगा ये बिंदु P1, तो P1 जो धन है, तो धन है तो इसकी तीव्रता इधर ही होगा, जिसको हम लिखते हैं E1। क्या लिखेंगे? E1। E1 यानी कि धन के लिए धनावेश पहला, ये पहला नंबर का है और ये दूसरे नंबर का प्लेट है। A और B भी लिख सकते हैं, पहला प्लेट A और दूसरा प्लेट B। तो पहला प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आगे की ओर बढ़ेगी, इसलिए तीर का निशान देकर हमने E1 लिखा है। और ये जो दूसरा प्लेट है उसकी तीव्रता ये ऋण है और ऋणावेश की ओर होता है। जैसे ये कहना होगा कि धनावेश से ऋण की ओर जा रहा है और ऋणावेश वाला जो है तीव्रता वो खुद अपने ही अंदर जा रहा है, खुद अपने ही अंदर जा रहा है। इसलिए हम बोलेंगे यहां पर भी कि जो E2 है वो भी उसी दिशा में है। किस दिशा में? जिधर E1 की दिशा है। E1 की जिधर दिशा है उधर ही E2 की भी दिशा है। यानी ये कह सकते हैं कि बिंदु P1 पर तीव्रता प्लेट नंबर 1 से 2 की ओर है। बिंदु P1 पर तीव्रता दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P1 पर तीव्रता दोनों प्लेटों के कारण प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर है। मतलब दोनों तीव्रता एक ही ओर जा रहा है, इसलिए दोनों तीव्रताओं को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के दौरान क्या प्राप्त होता है यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला चादर के कारण तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन G2। अब दूसरे चादर के कारण तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा उसी दिशा में, ये भी है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। एक धन आवेश होता है या दूसरा ऋण आवेश। धनावेश और ऋणावेश आवेश की प्रकृति को दर्शा रहा है। धन और ऋण से इसमें कोई बोध होने वाला नहीं है। धन और आवेश ऋणावेश की प्रकृति को बता रहा है। या तीव्रता की अपनी दिशाएं होती है और दिशाओं के मान पर ही तीव्रताओं को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं E1 जो है इस दिशा में जा रहा है, दूसरे प्लेट की ओर जा रहा है, और E2 मतलब इस प्लेट का जो तीव्रता है वो भी अपने ही प्लेट की ओर आ रहा है। यानी दोनों जब एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसलिए बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता E =
क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, एक सिग्मा एक और सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएगा, तो 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 को कटा दिया जाएगा, ई बराबर होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। ये कहां पर के लिए हो गया, इवन है, इसकी परिणामी तीव्रता को हम इवन माने हैं, तो ये इवन लिखेंगे। परिणामी तीव्रता, एक मिनट फिर से आप देखेंगे, E1 और E2 ये परिणामी, ये तीव्रता है, इसलिए हम ये जो E1 लिखे हैं, कई जगह E1 हो जाएगा तो थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको E1 डैश बोलेंगे, तो डैश के लिए ऊपर लगा देते हैं, यहां पर चूंकि E1 है इसलिए इसको बदलना पड़ेगा, तो ये डैश हो गया E1 डैश, E1 डैश कर देते हैं। ये जो आप E2 लिखे हैं इसको हम डबल डैश कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि E2 भी है इसमें, तो ये E2 डबल डैश यानी E डबल डैश हो गया। और इधर जो हम बिंदु आपको बनाए थे, P3 बनाया था, इसके ऊपर हम E ट्रिपल 3 लिख देते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर का ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा जो बाहर की दिशा में है, ये है P3। तो हमने दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला है, जिसकी दिशा जो है पहले प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया है। अब दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P2 पर, एक यहां पर दिखा देते हैं, दोनों प्लेटों के, प्लेट या चादर कहिए, चादर, दोनों चादरों के बाहर बिंदु P2 पर तीव्रता, दोनों प्लेटों के चादरों के बाहर बिंदु P2 पर तीव्रता, इसकी दिशा देखिए, इसकी जो दिशा होगा ये ऋणावेश की वजह से, ऋणावेश में तीव्रता बोलता है ऋणावेश की ओर, तो ये दूसरा है, इसलिए इसका नाम है E2। और पहला की दिशा हमेशा धनावेश से दूर होता है, तो इसकी दिशा हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका E1। तो इस कंडीशन के आधार पर E1 का मान जो है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 होता है, E2 का मान जो है वही होता है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। लेकिन जब परिणामी तीव्रता हम P2 निकालेंगे, कहेंगे कि बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता, E डबल डैश बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर तो है परंतु एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के दौरान सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 घटाया जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, 0 आ जाएगा। ये इस साइड में बराबर है, बाहर है। और दूसरी अगली बात यहां पर है कि ये इस साइड में बाहर है, पहला प्लेट की ओर बाहर है, तो इसमें हम देखते हैं P3 के, यहां हमारा बिंदु हो गया P3, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, धनावेश से दूर, तो यहां P3 की अगर बात करेंगे हम, तो ये धनावेश और ऋणावेश की ओर होता है। ऋण वाला ये प्लेट है जो E2 को दर्शाएगा, तो ये E2 हो जाएगा। तीर का निशान ही बता रहा है कि ये ऋणावेश की ओर है, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा की ओर है। कौन, E2 यानी दूसरे प्लेट की तीव्रता, और ये पहला प्लेट की तीव्रता इधर इस दिशा में है, E1 है,
पहले प्लेट की तीव्रता E1 जो इस दिशा में है, किस दिशा में, इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत परिस्थिति में वही प्रोसेस होगा, केवल मान बदल देना है। कह देना है कि दोनों चादरों के बाहर बिंदु P3 पर तीव्रता E1 बराबर इतना, E2 बराबर इतना, अतः बिंदु P3 पर, P2 की जगह P3 कर देना है, P3 पर परिणामी तीव्रता E ट्रिपल डैश और घटाने के बाद उसका भी मान क्या होगा, शून्य आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होती है वो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, और दोनों प्लेटों के दोनों साइड में, या इस साइड में या इस साइड में, बाहर में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होता है। तो आप कह सकते हैं इन 2-3 समीकरण, ये समीकरण और इस समीकरण, इसी समीकरण जो यहां पर और यहां पर बताया जा रहा है कि तीव्रता का वैल्यू मान क्या होगा, जो शून्य होगा, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है और चादरों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 होता है। इसे आप नोट कर लेंगे इसको बेहतर तरीके से। इसके बाद एक बात और आप सुन लेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 में जो आपको एक व्यंजक दिया गया, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 में जो व्यंजक दिया गया, और वहां पर यह बात बोला गया था कि अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इतना तो सबको मालूम हो गया है, लेकिन एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि अनंत विस्तार के समतल चालक के कारण, अनंत विस्तार के समतल चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, उस तीव्रता का एक अलग फॉर्मूला होता है। E बराबर केवल सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि चादर रहेगा तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, और समतल चालक रहेगा तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 होता है। चलिए, ये आपका दूसरे लेसन का भाग था। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ।